देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है ना, कोई भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं तो उसको सोल्व करने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी क्वेश्चन हो जिसमें आप देखिएगा 2-3 कंसेप्ट का यूज हो रहा हो, जिसमें वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये 3-4 कंसेप्ट अगर आ जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर ले। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एग्जाम्पल नंबर 5 तक देखा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। आज हम उसी को और आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। उसी को हम लोग आज और भी बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिए और फिर देखते हैं कि इसमें और कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और उसका सोल्यूशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिए, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स each having mass m and equal charges are hanging with 2 different strings each having length l as shown in figure. Find charge on each sphere. तो देखिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है जिसको आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, और जो अभी हम डायग्राम बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पहले से गिवन है, इसी को यूज करके आगे सॉल्यूशन करना है। तो तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए जो हमने अभी लिखा है, और हम बाकी के डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे दिया है कि 2 स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसकी दोनों के दोनों कैसा है, आइडेंटिकल है, यानी दोनों का जो लेंथ है वो एल के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, और ये इस पे मान लीजिए इसका मास, दोनों जो मास है ये दोनों इक्वल मास है, और ये भी बोला गया है कि चार्ज भी दोनों पे क्या है, इक्वल है। तो वो नहीं पता, हम लोग को यही चार्ज ही फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने मान लिया ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज क्यू है, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ आपको रहेगा कि ये इस तरह से है, जिसको ये भी एंगल ये थीटा है और इस साइड वाला भी एंगल थीटा है। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन के साथ डायग्राम बना लीजिए, फिर उसको देखते हैं कि इसमें आगे किस तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले डायग्राम बना लीजिए इसको। तो चलिए अगर डायग्राम बना लिए हैं तो अब इसमें देखते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व किया गया है। बेसिकली हमसे इसमें पूछा गया है कि इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कि ये जो सिचुएशन हमें दे रखा है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से देखिए ये वाला स्ट्रिंग जो है वो थीटा एंगल इधर है, और ये वाला जो स्ट्रिंग है वो भी थीटा एंगल इस वर्टिकल लाइन से इधर है। ऐसे अगर बात करिएगा तो ग्रेविटी जो होता है वो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचता है। तो अगर नॉर्मल ऐसी चीज़ें होती तो ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग जो होता ये यहाँ कुछ होता, ये स्ट्रेट होता पूरा, है ना। लेकिन देखिए ये यहाँ से कुछ एंगल पे है, यहाँ से कुछ एंगल, यहाँ पे दोनों इस वर्टिकल लाइन से कुछ डिस्टेंस पे है, यानी इस दोनों को आपस में कुछ धक्का दे रहा होगा ना। और वैसे भी देखने से भी तो पता चल रहा है कि इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी क्यू है, और हम लोग जानते हैं जब 2 चार्ज सेम हो, यानी सेम चार्ज दोनों निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है इधर, और ये कर रहा है इसको रिपेल उधर। क्यों? क्योंकि दोनों पे चार्ज इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग दिखाते हैं और फिर हम फाइनली कोशिश कर इसको क्यू की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसा कर दिए। अब देखिए क्या होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम है। तो देखिए ये मानते हैं ये जो इसको रिपेल कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे कर रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं, इसको अच्छे से लिखेंगे ताकि डायग्राम जितना क्लियर रहेगा समझ में उतने ही बेहतरीन तरीके से आने वाला है। इस पर मास m था और चार्ज q था, इस पर भी लिख देते हैं q चार्ज है और मास m है। तो जैसा कि अभी बात किया था, ये इसको रिपेल करेगा राइट साइड, तो हमने इधर कर दिया। मान लेते हैं F फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इसको सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। क्योंकि हम लोग जब चार्ज के बारे में देख रहे थे वहाँ पे देखा था कि कूलम्बिक फोर्स, यानी जो कूलम्बिक फोर्स लगता है एक दूसरे पे पॉइंट चार्ज पे, वो सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत पहले बात किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए इस पे F लगा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इस पे F ही लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक से, है ना। ये हो गई क्या, कूलम्बिक फोर्स, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ये फोर्स हो गई। अब हम लोग जानते हैं कोई भी मास हो अगर सिंपल हवा में रख दे तो उस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसको जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे आएगा ना। तो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है mg से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें मास है,
और जब मास है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। और ग्रेविटी फोर्स हम लोग जानते हैं हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ। इस पे भी नीचे की तरफ लगेगा और इस पे भी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, अभी जो था वो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग है और हम लोग 11th में बहुत बार पढ़े थे, है ना, न्यूटन्स लॉ को याद करिए। स्ट्रिंग लेते थे, पुली मास पढ़ते थे ना, वहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन होता था। तो ये भी तो स्ट्रिंग ही है ना, रस्सी है, तो इसमें भी टेंशन होगा। ये क्या कर रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, इसमें कुछ टेंशन होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टेंशन को इस तरह से टी दिखा देते हैं, है ना। टेंशन स्ट्रिंग में दोनों ही तरफ लगता है, इसलिए हमने ऐसे दोनों डायरेक्शन में दिखाया है, टी टेंशन लग रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये टेंशन जो है ना वर्टिकल है ना हॉरिजेंटल है। यहाँ देखिए, इसको हम वर्टिकल लाइन अगर इस तरह से एक्सटेंड करें तो ये टेंशन कुछ एंगल पे है। और हम लोग जानते हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी, टेंशन एक फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी अगर ना हॉरिजेंटल में ना वर्टिकल में हो, यानी किसी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो, तो उसको क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं भैया। तो सिंपल अब इसमें कंपोनेंट लेंगे। देखिए ये एंगल थीटा है, तो क्या ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो गई 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा। क्यों? क्योंकि ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये थीटा। सेम उसी तरह इस साइड भी आप कर सकते हैं थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये हो गई थीटा। क्लियर है? अब देखिए इस टेंशन को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। वो किस तरह से लेंगे, ये टेंशन का कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में आएगी, एक इस तरह से आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। बिल्कुल आएगी। ये कितना आएगा, टी साइन या कॉस, कॉस आएगा। हम बार बार डिस्कस करते हैं, एंगल जिस साइड से सटा हुआ हो, सी से सटना, सी से कॉस होता है, ऐसा कुछ हमने बोला था। तो एंगल किस वाले साइड से सटा हुआ है, देखिए ये वर्टिकल वाले साइड से, तो जिस साइड से सटा हुआ होता है एंगल, वो कंपोनेंट कॉस वाला होता है, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ये हो गई टी कॉस थीटा। अब ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हुई ना, और ये टेंशन ऐसे लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल भी तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में भी आएगा, जो कि टी साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस है तो ये साइन होगा। इसी तरह इसमें भी होगा। देखिए ऊपर की तरफ ये टेंशन का ये कंपोनेंट इधर थीटा वर्टिकल से सटा हुआ है, मतलब ये सी से सटना, सी से कॉस, तो टी कॉस थीटा हो गया। फिर ये जो टेंशन था इस डायरेक्शन में, वो इधर लग रहा है, इसका नीचे वाला भी कंपोनेंट आएगा। सिंपल ये तो कंपोनेंट है ना, तो इसको हम लोग टी साइन थीटा इस तरह से दिखा देंगे। क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक वैसे इसमें कुछ खास नहीं था, वही 11th वाला कंसेप्ट, और जिसको हम लोग बार बार पीछे डिस्कस करते हैं उसी को हमने अभी रिपीट किया है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे अब इसमें कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये जो हमें सिस्टम दे रखा था ऑलरेडी क्वेश्चंस में, उसमें क्या था, ये जो सिस्टम था वो रुका हुआ था। ऐसा नहीं था कि ये जो दोनों बॉल था ऐसे ऐसे हिल रहे थे, ऐसे ऐसे हिल नहीं रहे थे। ये थीटा एंगल पे इस तरह से रुका हुआ था, और रुका हुआ था इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में था कि नहीं, बताइए। ये यहाँ पे रुका हुआ है या यहाँ पे रुका हुआ है, तो दोनों के दोनों फिक्स है वहाँ पे, यानी इक्विलिब्रियम में था, है ना। इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल कब होता है, हमने पहले डिस्कस किया है, कब होता है, जब उस पर नेट फोर्स 0 होता है, ऐसा डिस्कस किया था। तो देखिए इस पे भी अगर नेट फोर्स देखेंगे तो 0 आना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स देखेंगे तो 0 आएगा, है ना। और दोनों के दोनों देखिए आइडेंटिकल टाइप के हैं, तो किसी एक पे आप 0 फोर्स कर दीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। तो हमने जैसा अभी डिस्कस किया, ये दोनों के दोनों कैसे थे, इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए उस पर फोर्स 0 होना एकदम बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर 0 फोर्स नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पे हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाएंगे, और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, मतलब जो वर्टिकल में जितना नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिखेंगे, बहुत ही आसान सा इक्वेशन। अब वो इक्वेशन कौन सा होगा वो देखिएगा ध्यान से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले बात करते हैं। बताइए इस वाले बॉल पे राइट डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहा है, F, और लेफ्ट में टी साइन थीटा। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होने के लिए इस F को किसके इक्वल होना पड़ेगा, टी साइन थीटा के इक्वल होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बिल्कुल कैंसिल करेगा तभी। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू F होना चाहिए कि नहीं, बोलिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में बात करिए, यानी जितना वर्टिकल में नेट फोर्स 0 होने के लिए जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे भी लगना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी इक्वेशन बना लीजिए, जो इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था, यानी टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नीचे कितना लग रहा था, mg, तो नीचे लिख दिया mg। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास बन के आ गए। अब सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। बेसिकली डिवाइड यहाँ करने से होगा, है ना, नीचे करने से नहीं, डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या होगा, ये से ये कट गया,
अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। हम लोग बहुत पहले बचपन से जानते हैं ना, साइन बाई कॉस इज इक्वल्स टू टेन। तो टेन थीटा आ गया। अब टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ, है ना, एफ अपॉन एम जी। यहाँ तक समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। यही एक रिलेशन आया है जिस रिलेशन का यूज हम आगे भी करने वाले हैं। तो आप अगर चाहे तो इस रिलेशन को याद भी रख सकते हैं। इस तरह से अगर सिचुएशन कुछ गिवन है कि दो इस तरह से स्ट्रिंग में दो बॉल लगे हुए हैं और इक्विलिब्रियम इस तरह रुके हुए हैं किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, तो ये टेन थीटा जो होगा वो एफ अपॉन एम जी के इक्वल होता है। यहाँ क्लियर है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे इस चार्ज की वैल्यू फाइंड करना था कि ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी कि ये थीटा एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम रहेगा, जिस तरह से क्वेश्चन में हम लोगों को डायग्राम गिवन था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर फाइंड करने के लिए हमको क्यू तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसको कैलकुलेशन आगे किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। इसी का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसको मिटाते, ठीक है। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, यही हमारा मेन इक्वेशन है। इसी से अभी भी सोल्व होगा और इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट भी सोल्व करने वाले हैं। तो वहाँ पे आप देखिएगा कुछ उसमें इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट इसका होने वाला है, लेकिन कंसेप्ट कुछ ऐसे ही आएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी, लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखा था। अब बताइए एफ क्या है, इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ से लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, डेफिनेटली वही फोर्स है और कुछ नहीं। तो देखिए Q1 पता है, Q2 पता है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर होता है, और आर क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। तो यानी इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का भी हमको पता होना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। लेकिन गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ये एल गिवन है ना कि इस स्ट्रिंग का लेंथ एल है और ये एंगल गिवन है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल गिवन और कोई एक साइड गिवन हो तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर, ये हो गई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस गिवन है, थीटा गिवन है, और हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये किस में आता है, साइन थीटा में, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर ये आप करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आएगा वो एल साइन थीटा आ जाएगा। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं। सेम उसी तरह लेफ्ट में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से भी अब अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ से भी एल साइन थीटा ही आपको मिलेगा, ठीक है। यानी हम दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा 2l साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू पता चल गया। क्या पता चला, अभी लिखेंगे तभी तो पता चलेगा, है ना, अभी तो केवल डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यूज करने वाले हैं एफ के जगह, ठीक। तो टेन थीटा तो वही रहेगा क्योंकि थीटा हमें गिवन है, टेन थीटा ये हो गया। एफ की जगह बताइए क्या होगा। तो इसी फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, के को इस टाइप पे लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम गिवन नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा है ये इसका जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ मीडियम शामिल होगा, और जब मीडियम शामिल होता है तो के जो होता है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है ना, उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो इसीलिए हमने अभी इस टर्म में लिखा है ताकि अगले जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम इस तरह का यूज करेंगे तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसी टर्म में यहाँ पे आंसर लिखने वाले हैं। तो एफ की जगह क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गई के, ठीक है। और Q1 Q2 तो देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, अपॉन डिवाइडेड बाय क्या, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर की जगह 2l साइन थीटा, यानी 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हो गई एफ की वैल्यू, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय mg भी तो है, तो mg करेंगे तो यहीं पे इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ठीक है, नहीं हो रहा तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, घबराने वाली क्या बात है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 का स्क्वायर बनेगा तो 2 to 4 हो जाएगा, 4 और 4 कितना 16, यानी 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ये हो गया, mg पहले से है तो mg आप यहाँ से लिख दीजिए। अब ये l का स्क्वायर है तो l स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई टेन थीटा इज इक्वल्स टू, लेकिन हमको q चाहिए, तो q जो फाइंड करेंगे तो q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ टेन थीटा इंटू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई क्यू की वैल्यू। अब देखिए, अब देखने में लग रहा होगा यार इतना भयानक बड़ा सा आंसर, तो यहाँ से देखिए 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से L बाहर निकल जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बाहर निकल जाएगा। तो जो भी बाहर निकलेगा आप निकाल दीजिएगा। बस मोटा मोटा मुझे ये बताना था कि क्यू हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? सिंपल, हमने इक्विलिब्रियम का यहाँ पे कंसेप्ट लगाया था कि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 होगा और हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होगा। तो हमने एक बार हॉरिजॉन्टल वाले को इक्वेट कर दिया था और एक बार टी कॉस थीटा को mg के इक्वल कर दिया था। दोनों को डिवाइड करने के बाद tan थीटा इज टू mg आ गया था। फिर हमने f की वैल्यू k q1 q2 अपन r स्क्वायर से यहाँ पे लिख दिया, और mg तो mg ही रहेगा और tan थीटा ही रहेगा। तो यहाँ से q का टर्म आया था, तो वहाँ से हम लोगों ने q को वैल्यू इस तरह से निकाल लिया। यहाँ कंसेप्ट क्लियर है, एकदम सिंपल सा है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही दमदार होने वाला है, आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आएंगे ना मेंस या एडवांस में, तो फिर सेकंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे वहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये तो बहुत ही आसान है, tan थीटा इक्वल्स टू f अपॉन mg बहुतों को याद होता है, सिंपल कर लेंगे इससे। लेकिन हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो आप इसको ध्यान से देखिए और पहले इसको नोट करिए, क्योंकि उसको सेकंड पार्ट को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का अल्टीमेट वो सेकंड पार्ट है, तो इसका यूज़ तो होना लाजमी ही है ना? तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए, अगर इसको नोट कर लिए हैं तो मिटाते हैं और फिर इसी के सेकंड पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तो इसको पहले क्वेश्चन नंबर आप 6 की जगह 7 कर लीजिएगा, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट जो है उसको क्वेश्चन नंबर 7 में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है इसी का पार्ट, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। जब कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि के जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर वैक्यूम होता था तो 1/4 होता था, अगर कोई मीडियम होता था तो 1/4 होता था। उस मीडियम की परमिटिविटी याद आया, या उसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट के टर्म में देखा था, तो 1/4 इंटू एप्सिलॉन आर होता था, जहाँ पे एप्सिलॉन आर जो था वो रिलेटिव परमिटिविटी होता था, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। और ये भी बोले थे वहाँ पे कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम है ये ज़्यादा फेमस है, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही यूज होता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिकली अभी अब यूज करने वाले हैं। थ्योरी तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उसका बेसिकली यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप एग्जांपल नंबर 7 लिखिए और फिर इसको ध्यान से समझिएगा। इफ़ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम होल सिस्टम इमर्ज्ड इन लिक्विड हैविंग डेंसिटी 0.8 ग्राम पर cc, देन एंगल बिटवीन स्ट्रिंग रिमेन सेम, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, आगे ब्रैकेट में लिखिएगा डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1.6 ग्राम पर cc। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन 6 नंबर, उसी पे बेस्ड है पूरा का सारा। क्या किया है इस बार, जो हमारे पास डायग्राम अभी गिवन था इसमें भी डायग्राम सेम है ना, क्योंकि क्वेश्चन जब सेम है तो डायग्राम भी तो सेम ही होगा, बिल्कुल होगा भैया, है ना। अगर डायग्राम अलग हो गया तो क्वेश्चन अलग नहीं हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा था, और इसमें भी 7 नंबर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को तो पता चलेगा कि ये जो चार्ज है, ये जो थीटा है अभी भी थीटा ही है। जब हम इसको लिक्विड में डाले हैं, इस होल सिस्टम को किस में रखा गया है, पहले चलिए इस पे जो मास था, चार्ज था, उसको लिख देते हैं। इस पे भी मास और चार्ज था, इसको भी लिख दिया, ठीक है। इस तरह से इसका लेंथ L और ये गिवन था पिछले क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया, इस होल सिस्टम को एक लिक्विड में रख दिया। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये जो है होल सिस्टम को हमने एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया, जिसका डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो गिवन है वो 0.8 ग्राम पर cc इस तरह से गिवन है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ बॉल, यानी इस बॉल की भी डेंसिटी हमें आगे दे रखा है ब्रैकेट में 1.6 ग्राम पर cc, ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए तो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इस होल सिस्टम को लिक्विड में रखेंगे तो हमने क्या बोला था, अब बोलिए, जैसे ही लिक्विड में रखेगा तो मीडियम चेंज हो गया ना, क्योंकि बाहर जब रखे थे तो हम लोग नॉर्मली वैक्यूम लेके सोल्व कर रहे थे, लेकिन अब लिक्विड में जैसे ही रखेंगे तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम लिक्विड मीडियम हो गया, है ना। और जैसे ही मीडियम चेंज किए तो हर एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा, ठीक है। तो अब बताइए, अब हम जो पहला वाला पार्ट में डिस्कस किया था कि इस दोनों के बीच यहाँ पे जो फोर्स F लगेगा और इस पे फोर्स F लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या अभी भी स्टार्टिंग में जो F लग रहा था वही F लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो इसको हम बोल देते हैं F डैश लग रहा है ना। क्या लग रहा है? F डैश। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, अगर पहले कुछ याद हो तो हम लोगों ने देखा था ये जो K होते हैं, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा कुछ था, कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था
के जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी किसी एक मीडियम के लिए ये कांस्टेंट होता है। वैसे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नाम से लगता है कांस्टेंट ही होगा हमेशा, हाँ बिल्कुल होगा कांस्टेंट, लेकिन किसी मीडियम के लिए जब मीडियम चेंज कर देंगे तो उस मीडियम के लिए कुछ और होगा, बट उस मीडियम के लिए हमेशा ही वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया इस कांस्टेंट का मतलब क्या था, यानी किसी प्रॉपर मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि लिक्विड में जितना है उतना ही एयर में भी होगा, ऐसा नहीं है। यानी एयर में अगर जितना होगा वो हमेशा ही एयर में वही रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, और लिक्विड में जितना के होगा वो हमेशा लिक्विड के लिए वही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये है, किसी कांस्टेंट मीडियम के लिए ये के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसका कांस्टेंट का मतलब समझ में आया। तो यहाँ देखिए हमने लिक्विड में रख दिया, तो अब ये के चेंज हो जाएगा, तो के मान लेते हैं चेंज होकर ये के डैश हो गया, तो एफ भी चेंज हो जाएगा ना, इसीलिए हमने एफ को अब एफ डैश से रिप्लेस कर दिया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अभी भी इस पर नीचे एम जी ही लगने वाला है। बताइए एम और जी। अब यहाँ देखिए एक और बात समझने में, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जी जो होगा ना, ये जी भी लिक्विड जैसे मीडियम चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जी में भी वेरिएशन आता है। ये जी जो होगा वो नॉर्मल जो जी लग रहा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अब उसके इक्वल नहीं लगेगा, यानी 10 के इक्वल नहीं लगेगा, ये कुछ और लगेगा, तो इसको हमने जी डैश बोल दिया। जिस तरह से एफ चेंज हुआ है उसी तरह जी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें टेंशन लगेगा। ठीक है, अब टेंशन जैसे ही लगेगा, ये मान लीजिए टेंशन इसमें कुछ और टी डैश लग रहा है, कुछ भी टी डैश लग रहा है, तो ऊपर टी कॉस थीटा लगेगा इस तरह से कुछ, और इस सेम सिचुएशन इस पे भी बनेगा। तो हम उतना टी का इसमें इक्वेशन नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी इक्वेशन बना दिए हैं। आप देखे होंगे फर्स्ट पार्ट में तो ये टेंशन कैंसिल आउट हो गया था, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितने इक्वेशन 1 2 को बना कर दोनों को डिवाइड किए थे तो टेंशन कट गया था। तो यहाँ टेंशन कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कट जाएगा, और यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा टेन थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये थीटा थीटा ही है, अगर अल्फा ये थीटा चेंज हो जाता तो यहाँ पे चेंज कर देते, अभी भी थीटा ही है इसलिए हमने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी था। तो यहाँ पे ये देखिए एफ क्या हो गया, चेंज हो गया, एफ डैश एम जी। अब एम जी को ध्यान से देखिए, जी भी चेंज हो गया, तो यहाँ से एम जी डैश, अभी का इक्वेशन ये बन गया। ध्यान से देखिए इसको, ये बना। ठीक है, अब इससे जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन हमारे पास बना था उसको भी साथ में लिख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, क्योंकि उसी सिस्टम को हमने लिक्विड में रखा है। ठीक है, इस बार हमने कोई चेंज नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम कुछ और था, हमने 6 नंबर का जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को अब क्या किया, पूरा का पूरा लिक्विड में ऐसे डुबो दिया। ठीक है, उसके बाद पूछे हैं कि जिस लिक्विड में रखा गया है उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया था, इसलिए हमने इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में भी जो हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाया था टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, उसका भी यूज इसमें कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लिक्विड में नहीं रखे थे इस सिस्टम को तो ये इक्वेशन बना था, और जब इसको लिक्विड में रख दिए तो ये इक्वेशन बना। तो इस दोनों इक्वेशन को हमने नाम 1 2 दे दिया, आप चाहे तो इसको 1 इसको 2 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पहले बन चुका था। ठीक है, ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो देखिए दोनों तरफ टेन थीटा है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ये इक्वेशन दोनों टेन थीटा इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल रहेगा, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दीजिए सिंपल, क्योंकि राइट साइड भी इक्वल होगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो कर दीजिए इक्वल। तो देखिए इस साइड ध्यान से देखिए, एफ डैश अपॉन एम जी डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है, चलिए एफ डैश तो हम चेंज कर देंगे इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ था, क्लियर था वहाँ पे, यहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ये एफ तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर हो जाएगी, एम इंटू जी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एम है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जी डैश है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जिसमें जी डैश की वैल्यू क्या होती है जिसको देखा हो, ऐसा नहीं था ना। तो आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है, अभी आप लिख लीजिए साइड में स्टार मार्क करके, कि जब किसी चीज़ में हम लोग डुबो देते हैं तो जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो कुछ इस तरह से चेंज होता है। जी इज इक्वल्स टू जी डैश इज इक्वल्स टू, जो चेंज होने के बाद होता है जी डैश, है ना, वो इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। अब यहाँ पे रो एल क्या है, रो बी क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था। रो एल का मतलब, ये रो एल का मतलब भी लिख लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एल से लिक्विड, और यहाँ बी का मतलब बॉडी है, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी लिक्विड में इसको जब समर्ज कर दिए तो जी डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जी इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। यहाँ तक क्लियर है, इसको ध्यान से देखिए, इसको रट लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का यूज बेसिकली यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखिए उसका यूज कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिए। तो देखिए अब देखिए एफ डैश की वैल्यू तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद करिए,
कूलॉम्स लॉ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में कैसे लिखा था। तो अगर याद हो तो इसमें आपने देखा होगा वहाँ पे F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहाँ पे k जो है वो k यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये नहीं है, इसको हम लोग एप्सिलॉन r लिखे थे बेसिकली वहाँ पे, उसी को हमने बोला था कभी कभी k से भी डिनोट कर दिया जाता है। ये है इस k, ये k जो है वो इस लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला k नहीं है। आप चाहे तो इसको एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई इंटू Q1 Q2, तो देखिए Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, क्योंकि दोनों बॉल की चार्ज जो थी वो Q के इक्वल था। ठीक है, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या हो गया L 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस हमने देखा था, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो निकाला था, तो इस साइड का हाफ डिस्टेंस L साइन थीटा आया था और ये भी L साइन थीटा आया था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 12 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर कुछ इस तरह से हो गया और इसका होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा mg, m इंटू जी। अब g डैश है तो g डैश कैसे चेंज होता है यहाँ पे हमने देखा है, तो इसको पुट कर दीजिए g इंटू 1 माइनस रो एल, और रो एल क्या था 0.8, तो यहाँ पे आप 0.8 लिख दीजिए। अब बॉल का कितना था 1.6, तो आप 1.6 लिख दीजिए, सिंपल। ये हो गई एम जी डैश। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब देखिए इसके आगे क्या है, f अपॉन एम जी, और f की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, है ना। ये k क्यों आया था, क्योंकि मीडियम में हम लोगों ने देखा था, मीडियम पे जब k डिपेंड होता था तो वहाँ पे हम लोग देखा था किस तरह से चेंज होता है। तो वहाँ पे देखा था कि जब कोई मीडियम हो तो ये k की वैल्यू जो होती है, इस k की वैल्यू वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r वहाँ पे लिखा था, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, उसी को हमने यहाँ k लिख दिया। यहाँ k का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, इस लिक्विड की, तो यहाँ पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही आएगा, है ना, क्योंकि बॉल के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के बीच के एंगल अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये हो गई डिवाइडेड बाय m इंटू जी, तो m इंटू जी ये हो गई। अब सिंपल जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, है ना। देखिए काटने में कितना मजा आ रहा है। यहाँ R स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी mg कैंसिल, देखिए बहुत कुछ कैंसिल हो गया। तो आप ऊपर अगर नोट कर लिया तो इस दोनों इक्वेशन को हम कैंसिल करें, है ना, इसको भी कैंसिल करते हैं। फिर चलिए इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम मिटाते हैं, फिर नीचे से देखेंगे ऊपर सॉल्यूशन करके। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा आंसर यहाँ पे किस तरह से कितना आता है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना, हमने क्या किया, सिंपल दोनों की वजह से टेन थीटा लिखा मीडियम में और विदाउट मीडियम में, और दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हुआ था तो टेन थीटा चेंज नहीं होगा, और हमने राइट एंगल साइड को भी इक्वल कर दिया इस तरह से, और फिर दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल और कुछ नहीं, और सिंपल ये कैलकुलेशन है। तो देखिए क्या बचा, यहाँ 1/k बचा, है ना, और नीचे क्या बचा, ये वाला, तो 1/k बेसिकली ऐसे होगा, कैसे होगा बताइए, 1/k इंटू 1 माइनस 0.8/1.6, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बनेगा, इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या बचेगा बताइए, राइट साइड कुछ बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा, 1 बच रहा है। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए k इंटू, इसको जब ये लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गई। अब इसको नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह से आगे कैलकुलेशन होगा। सिंपल ये है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए k इंटू इसको जब माइनस करेंगे तो 0.8 इज इक्वल्स टू, आगे देखिए 1 से जब 1.6 जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1.6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8 यानी 2 आ गई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी k की जो हमारे पास वैल्यू आई वो 2 आई, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इस लिक्विड की वो कितनी आई 2 आई, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया किस तरह से हमने किया। देखिए यहाँ इसको बहुत आसान सा क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसमें आगे जो पीछे का जो कूलम्बिक लॉ हमने पढ़ा था उसका भी यहाँ पे यूज हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है ना, कोई भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं तो उसको सोल्व करने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, यानी हर बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, है ना, इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन हो जिसमें आप देखिएगा 2-3 कंसेप्ट का यूज हो रहा हो, जिसमें वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये 3-4 कंसेप्ट अगर आ जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
है ना, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर ले। तो इसमें भी आप देख पाए होंगे कूलम्बिक लॉ देखा था, वहाँ पे मीडियम पे के किस तरह से डिपेंड करता है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। तो उसका यूज यहाँ पे हुआ है। उसके बाद इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट का यूज किया गया है। उसके बाद टेंशन, यानी जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना, उसका भी यूज यहाँ पे किया गया है। तो देख पा रहे हैं 3-4 कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा अगर देखेंगे तो इतना कुछ भी खास नहीं था। सिंपल हमने सिस्टम को क्या माना था, इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को इक्वेट कर दिया था, वहाँ से tan थीटा = F/mg आ गया था। और उसी का यूज इस क्वेश्चन में भी किया है ना। बस इसमें चेंज कहाँ आया है, केवल F डैश में आया है। कहाँ गया, हमने जो लिखा था फॉर्मूला F डैश, और G डैश में केवल चेंज आया है। जहाँ पे mg होता था नॉर्मल एयर में, वही चीज़ लिक्विड में डालने पे m × g डैश हो गया था। और g डैश का मतलब क्या था, g × 1 - ρl/ρb, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉल, जो भी बॉडी है जिसको हमने लिक्विड में डुबोया है, ठीक है। तो इस तरह से g चेंज हो रहा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाइएगा। तो g चेंज हो गया था, वो g डैश हो गया था कुछ इस तरह से। उसके बाद जो मीडियम में प्लेस करने के बाद ये k भी चेंज हो गया था, जैसा कि हम लोगों ने कूलम्बिक लॉ में पढ़ा था कि कोई मीडियम की बात करें तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में जो हमारा आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वहाँ पे एप्सिलॉन r लिख दिया था, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला था, उसी को हमने यहाँ पे k लिख दिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग लेटर से लिखा है, उससे बस घबराने वाली बात नहीं है, ये बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से देखा k = 2 आया। यही हमें आंसर बताना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से खुद से करिएगा और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से और इसके 1-2 एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपके अंदर डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब भी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आएगा ना, हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। आपके अंदर इतना विश्वास जरूर से जग जाएगा इतने सारे एग्जाम्पल करने के साथ। और इतने सारे एग्जाम्पल हम केवल इसी टॉपिक में नहीं, जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिखिए और इसको खुद से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।